तथ्य, सत्य और किसान आंदोलन। पिछले कई महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तथ्य क्या है, यानी कि फैक्ट्स पर बात करेंगे। सत्य क्या है, क्योंकि लोगों को सत्य जानना बेहद जरूरी है। और किसान आंदोलन, यानी कि किसान आंदोलन का सत्य क्या है और फैक्ट्स क्या है। किसान संगठन कहते हैं कानून वापस हो, सरकार कहती है कानून किसानों के लिए अच्छे हैं। ये डेडलॉक की जो सिचुएशन बन गई है, इससे बाहर कैसे निकलना है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी भी हैं अजय दीप लाठर, और हमारे साथ आज के जो मुख्य मेहमान हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। आप दोनों आज हमारे साथ हैं। किसान आंदोलन जो पिछले इतने दिनों से चल रहा है, जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, और लोग फैक्ट्स भी जानना चाहते हैं, सत्य भी जानना चाहते हैं कि आखिर किसान आंदोलन जो इतने समय से चल रहा है और किसानों की जो मांगे हैं, जो डेडलॉक की वाली सिचुएशन आज बन गई है, सबसे पहले तो इसी पर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आगे का रास्ता क्या है। देखिए नवजोत जी, पहली बात जो आपने कही कि इसमें तथ्य क्या है और सत्य क्या है, बिल्कुल सारा का सारा आंदोलन अंदेशों पर खड़ा हुआ है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो नहीं रहा है। हो जाएगा का जो बात है वो एक भविष्य के गर्भ में है और केवल उसके अंदाजे लगाए गए हैं। और ये अंदाजे इस तरह के हैं कि जो अंदाजे सही हैं कि नहीं हैं, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए, या जितनी बातें उस आंदोलन में बताई गई हैं उसकी जरूर जांच होनी चाहिए। और वो जांच होने से ही लोगों को सत्य पता चलेगा, उसके फैक्ट पता चलेंगे कि वास्तव में कानूनों की धाराएं क्या हैं, किसानों के पक्ष में हैं या किसानों को उनसे किसी प्रकार की कठिनाई होने वाली है। और इसलिए आज आप ने जो विषय अभी रखा है, मुझे लगता है कि इससे इस विषय की स्पष्टता बढ़ेगी और किसानों को अगर सही जानकारी पहुंचती है किसान भाइयों तक, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनकी जो जागरूकता है वो जो उनके मुद्दे हैं उनको भी सफल करेगी। और आंदोलन में जो आपने ये कहा है कि डेडलॉक आ गया है, वो डेडलॉक टूटने का भी काम करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट कि डेडलॉक टूटने का काम होगा। अब जो आपने कहा अंदेशे हैं, शंकाएं हैं, इन शंकाओं को सरकार या आप कैसे दूर करने की बात कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये। बिल्कुल, देखिए एक एक शंका पर बात की जानी चाहिए और मैं उस बात को, आप भी उस बात को शायद उठाएंगे या वहाँ से मैं शुरू कर सकता हूँ कि सबसे बड़ी शंका ये उठाई गई कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून लेकर आए हैं, इस कानून से किसानों की जमीन और ये बहुत जोर से इस बात को उठाया गया। लेकिन अगर उस कानून को आप धारा दर धारा पढ़ेंगे तो जब आप 8वीं धारा पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट तौर से ये लिखा गया है कि भाई किसान के कॉन्ट्रैक्ट में उसकी ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, उसमें उसका कोई कैंपस वहाँ कुछ बना हुआ है, कोई फार्म हाउस पर, कोई परिसर पर कोई चीज़ बनी हुई है, तो उसका कोई आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसकी ज़मीन को आप पट्टे पर नहीं ले सकते और उसकी ज़मीन को आप बंधक नहीं बना सकते। तो इसलिए इतनी स्पष्टता से लिखा गया है कि जो शंका बताई गई है वो शंका 100% इस धारा को जानने के बाद, इस कानून को पढ़ने के बाद निर्मूल होनी चाहिए। दूसरी बड़ी जो इसी के बारे में एक बड़ी घोषणा है, उसी दस्तावेज में उसकी धारा 15 में लिखा गया है, अगर किसी कारण से, वैसे तो इतना अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाया गया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती रही और पहले होने से कई जगह किसानों को कठिनाइयाँ आई, लेकिन अब उसी के सुधार के लिए इसको लेकर आए थे, एडवांस मार्केटिंग के लिए लेकर आए थे। तो ये पूरा का पूरा प्रो फार्मर बनाया गया। अगर किसान डिफॉल्टर होता है तो उसको केवल लागत देनी पड़ेगी, अगर व्यापारी डिफॉल्टर होता है तो उसको 1.5 गुना देना पड़ेगा। और मान लो किसी कारण से किसान डिफॉल्टर हो गया, वैसे तो लागत का बीमा भी कराने का प्रोविजन आज पूरे भारत में है, अगर बीमा करा लेता है तो उसको तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मान लो उसकी तरफ कुछ पैसे निकल आए हैं और उसने जो व्यापारी को देने हैं, तो धारा 15 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि उसके व्यापारी के निकले हुए पैसे के बदले में
किसान की जमीन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। यानी जिस प्रकार से, मैं कई बार इसको ऐसे भी कहता हूँ, जिस प्रकार कभी चौधरी छोटू राम ने किसानों की जमीन को सुरक्षित और संरक्षित किया था, इस कानून में उसी तरह से संरक्षित किया गया है। इसलिए ये बात नवजोत जी 100% मिथ्या है कि इस कानून के कारण से किसी किसान की जमीन चली जाएगी। धनखड़ साहब, अभी मैं आपकी बात को काटने की बजाय एक दुरुस्त करता हूँ जानकारी कि पिछले 15 दिन के अंदर मैंने अखबार में, हालांकि वो हरियाणा और पंजाब से संबंधित मामले नहीं थे, लेकिन 2 ऐसे मामले मैंने पढ़े जिसमें किसान ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था अपनी फसल के लिए, किसी कंपनी के साथ करार था वो, उस कंपनी ने उस जमीन पे बैंक से ऋण लिया और बाद में वो कंपनी ऋण लेके फरार हो गई। ये दोनों ताजा मामले हैं। तो इस तरह के मामले, क्या ये कानून लागू होने के बाद इस तरह के मामलों में वृद्धि नहीं होगी? देखिए, किसान जत्थेबंदियों ने ये सवाल उठाया वार्ता में, और आपने अगर तोमर साहब का पत्र देखा हो तो तोमर साहब ने उस पत्र में इस बात को स्पष्ट किया है कि हम ये कानून में और जोड़ेंगे कि इस प्रकार से केवल कंट्रैक्ट तो उत्पाद का ही है, लेकिन उत्पाद के कंट्रैक्ट के नाम पर है। या इस कानून में एक विषय है कि मान लो किसान के खेत में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापारी खड़ा करना चाहता है, मान लो पॉली हाउस बनाना चाहता है, उसको चेरी टमाटो चाहिए, उसको अलग अलग तरह की रंग की शिमला मिर्च चाहिए, तो उस स्ट्रक्चर पर कहीं लोन नहीं ले रहे हैं जी। आपने यही विषय उठाया है। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हम इसमें ये भी डाल देंगे कि जैसी किसानों की शंका आई है कि उस स्ट्रक्चर पे भी कोई लोन नहीं ले सकेगा। और उसमें भी एक अच्छी बात और है इस कानून में जो पहले से लिखी गई है, अगर स्ट्रक्चर किसी व्यापारी ने खड़ा किया है और मान लो उसका और किसान का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, और 3 साल के बाद अगर अगली फसल आने से पहले किसान के खेत से उस स्ट्रक्चर को व्यापारी नहीं हटाता है, तो वो स्ट्रक्चर किसान का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए ये पूरी तरह से एक तरह से प्रो फार्मर, किसान के हक में बनाया गया है, और इस तरह की दिक्कतें नहीं हो इसलिए बनाया गया है। अच्छा, ये जो एक, जब हम शंकाओं की बात कर रहे हैं, शंका ये भी है कि अगर कोई कार लोन पर लेता है और उसकी रीपेमेंट नहीं हो पाती है तो वो कार ले जाते हैं, या कोई बैंक का डिफॉल्टर होता है तो जमीन की कुर्की हो जाती है। तो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कहीं ऐसा ना हो कि जबरन जमीन पे कब्जा हो जाए। सिर्फ इस बात को लेकर काफी शंका है किसानों के मन में। नहीं, अगर दोनों धाराओं को आप पढ़ेंगे जी, मैंने एक धारा 8 का जिक्र किया, पहली उसमें साफ तौर पे लिखा है कि किसान की खेती का कोई, उसकी ज़मीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, उसकी ज़मीन का कोई पट्टा नहीं हो सकता, उसकी ज़मीन बंधक यानी बै नहीं हो सकती, जैसे हमारे यहाँ पहले बै कहते थे, उसके परिसर का भी कोई जो है वो नहीं ले सकता जो कोई उसने कैंपस बना रखा है। तो और जो दूसरी बात आप कह रहे हो उसको 15 धारा में स्पष्ट किया गया है, अगर किसान पर किसी कारण से कोई उस पर कोई वो आ जाए, जवाबदारी आ जाए कि भाई वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, व्यापारी का तो आएगा ही, उसका अपनी वो किसी तरह से डिफॉल्टर हो गया, तो उसके बदले में भी उसकी जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। तो इसलिए किसी भी कारण से ये सोचना जमीन चली जाएगी, ये केवल और केवल एक ऐसा अंदेशा उत्पन्न किया गया है जिसमें सत्य कहीं आसपास भी नहीं है। ये पूरी की पूरी एक तरह से बात झूठ बताई गई है कि कोई उसकी जमीन ले लेगा, मतलब फॉल्स प्रोपेगेंडा है। कुछ किसान संगठन जो हैं वो कृषि को राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला बताते हुए ये तीनों कानून लाने पर केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं बार बार, और कहते हैं कि कृषि जब राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है तो केंद्र क्यों इन कानूनों को सभी राज्यों में लागू कराना चाहता है? अजयदीप जी, ये सही है कि कृषि जो है वो राज्य सरकार के अधीन आती है, लेकिन ये कानून मार्केटिंग के क्षेत्र में बनाए गए हैं और ये कॉन्करेंट लिस्ट में बनाए गए हैं, और ये इसलिए वहाँ बनाए गए हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी छूट दी है पहले कानून में वो ये दी है कि कोई भी किसान अपने खेत से, अपने खलियान से, अपने गोदाम से सामान बेच सकता है। इससे पहले किसान वो नहीं बेच सकता था क्योंकि हर राज्य में कुछ ना कुछ मार्केट फीस है, और उसको मार्केट फीस की चोरी जो है
वो मानी जाएगी अगर वो वहाँ से बेचता है। तो मार्केट कमेटी के अधिकारी उसको विवश करते थे तो वो मंडी में आकर बेचे। अब एक तरह से इससे उसको आज़ादी मिल गई, अब वो मंडी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कानून में जो सबसे बड़ा प्रोविजन है वो यही है कि मंडी से बाहर मार्केट फीस शून्य कर दी गई। तो मंडी से बाहर मार्केट फीस शून्य कर दी गई तो उसके कारण से अब वो कहीं से भी बेच सकता है। फिर दूसरी बात, कहीं भी बेच सकता है। अगर एक राज्य में मार्केट फीस शून्य होती है तो वो उस राज्य के एरिया में बेच सकता है, लेकिन वो सारे देश में बेच सकता है अगर सारे देश में मार्केट फीस शून्य कर दी गई हो। तो बाकी राज्य, या मान लो हरियाणा का किसान दिल्ली में ले गया, वहाँ मार्केट फीस अगर लागू है तो वहाँ के अधिकारी पूछेंगे कि आपने मार्केट फीस दी क्या। कोई पंजाब का किसान मेरे यहाँ ले आया, यूपी का किसान हमारे यहाँ ले आया, तो उसको यहाँ हमारी मार्केट फीस देनी पड़ती है। इसलिए हम आने भी देते हैं, क्योंकि मार्केट फीस से राज्य की एपीएमसी की कमाई होती है। तो उस नाते से वो मंडी में लेके आता है तो मार्केट फीस उससे मिल जाती है। तो उस नाते से वो कहीं भी बाहर बेच सके, कोई उसको रोके टोके नहीं, उसको ये आज़ादी मिल जाए। इसलिए एक राज्य अपने ही क्षेत्र में कर सकता था, पूरे देश में करने का अधिकार राज्यों को नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने कॉन्क्रीट लिस्ट में कृषि बाजार को सुलभ बनाने के लिए ये कानून बनाए हैं। लेकिन जहां हम विवाद की बात कर रहे थे, जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे थे, उसमें ये कहा गया कि कोई भी विवाद होगा तो एसडीएम ही उसको डील करेगा। अब इसको लेकर भी शंकाएं हैं किसानों को लेकर कि एसडीएम किस तरह से मामला सुलझा सकता है। एसडीएम तो दबाव के अंदर आ सकता है, वहां पर अंडर प्रेशर हो सकता है, तो किसान की कैसे सुनवाई होगी? देखिए नवजोत जी, ये मुद्दा बना और क्यों किया गया, उसका कारण तो ये था कि न्यायालय को नियंत्रित करने के, न्यायालय को समयबद्ध करने का कानून नहीं बना सकते। न्यायालय कितने दिन में आपको तारीख देता है वो न्यायालय की मर्जी है, लेकिन यहाँ उसको समयबद्ध करने का निर्णय किया गया कि 30 दिन में एसडीएम फैसला देगा। और इसलिए ये अधिकार एसडीएम को दिया गया कि उसके निर्णय ज़्यादा समय तक लटके नहीं। लेकिन अब जब ये विषय उठाया किसान संगठनों ने, किसान जत्थेबंदियों ने, तो तोमर साहब ने उनको जो लिखित में उत्तर दिया है कि हम किसान संगठनों के आग्रह पर हम इसको कोर्ट के लिए भी, उसके दोनों रास्ते चुन सकता है, चाहे तो एसडीएम के यहाँ आए, चाहे तो कोर्ट में चला जाए। अब ये किसान के निर्णय पर हो जाएगा कि वो कौन से रास्ते पर जाना चाहता है। इसलिए दूसरा अवसर भी खोल दिया। और पहला जो तय किया गया था वो इसलिए तय किया गया था कि समयबद्ध निर्णय हो सके। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें जब एक बड़ी तो शंका है और जो मांग भी है कि एमएसपी की लिखित गारंटी दी जाए, और किसानों को यही डर इन कानूनों से है कि कहीं ना कहीं जो एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें अपनी फसल का अब तक मिल रहा है, कहीं वो बंद तो नहीं हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक मैं इस बात को समझता हूँ, मैं कृषि मंत्री भी रहा हूँ, 10 वर्षों तक किसान मोर्चा का कार्यकर्ता रहा हूँ। देश में कभी भी एमएसपी बंद नहीं होगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। फिर मैं इससे आगे कहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। फिर मैं उससे आगे की बात करता हूँ कि एमएसपी पर खरीद जो होती है उसका कारण है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबों को सस्ता राशन। भारत सरकार ने 13 में एक कानून बनाया, हर एक के लिए भोजन का अधिकार है। और इस खाद्य अधिनियम 2013 में एक गारंटी दी गई है कि जो गरीबों के लिए सस्ता अनाज वितरित होगा उसकी खरीद सीधे किसानों से होगी और एमएसपी पर होगी। जो देश का बफर स्टॉक बनेगा उसकी खरीद भी सीधे किसानों से होगी और एमएसपी पे होगी। इस तरह से भोजन के अधिकार उस कानून में दिया गया है, राइट टू फूड है, इस तरह से राइट टू एमएसपी भी उसमें है कि जितनी भी परचेज होगी इस काम के लिए, अभी 78 करोड़ क्विंटल इस पर गेहूं और धान खरीदा जा रहा है और वो सब सीधा किसानों से खरीदा जा रहा है, मंडियों से खरीदा जा रहा है और एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग ये 1/4 है जिसकी खरीद होती है। 10 राज्यों से गेहूं खरीदते हैं और 23 राज्यों से धान खरीदते हैं। लेकिन सर, सवाल वहीं पर खड़ा होता है कि लिखित गारंटी क्यों नहीं? हाँ, इसको
प्रावधान है। तो लिखित गारंटी देने में समस्या क्या है? जब आप कह ही रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, तो लिखित गारंटी देने और में खाद्य सुरक्षा कानून में भी तो उसका जिक्र है। हाँ, तो लिखित MSP गारंटी रहेगा, देने की तो बात लिखित करने में गारंटी हर्ज क्यों क्या है? है? देखिए, पहली बात तो ये है कि उस कानून में लिखित गारंटी है। दूसरी बात, इसके जो बाकी के आयाम हैं, अब उसमें से एक बात केंद्र सरकार की तरफ से बार बार आई है कि इसके किसी और आयाम पर अगर किसान बंधु चाहते हैं तो उस पर एक कमेटी बनाए, क्योंकि एक गारंटी की बात मैंने कही है और वो उस पर कोई कमेटी बनाकर उसका क्या आगे का रास्ता बनता है, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज का भी संबंध है, इस बात का कि कितना खाद्यान्न खरीदा जाना है और उस पर कितने रिसोर्सेज व्यय होने हैं। अभी एक बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी 13-14 तक, तो 98,000 करोड़ रुपया ये खरीदने पर खर्च होता था और अभी 6 साल बाद 2,22,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित है। तो ये एक बड़ी 127% की बढ़ोतरी है। इस पर रिसोर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो रिसोर्स की वो उपलब्धता होगी, इस पर और बढ़ेंगे। इसका एक एंगल और अजय दीप जी आता है और वो आता है, बार बार किसान संगठन उस बात को कहते हैं, वो अच्छा लगता है कि भाई आप व्यापारी के लिए भी ये बाध्यता कर दो कि वो एमएसपी पर ही खरीदे। बिल्कुल। अब ये बात कहने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी व्यावहार्यता का एक विषय है, जिसमें से पंजाब ने इस तरह का एक कानून बनाया है और उसमें ये लिखा कि कोई व्यापारी अगर किसान से खरीदेगा एमएसपी से कम पर तो उसको 3 साल की सजा होगी। लेकिन उसी कानून में 2 शब्द लिखे गए हैं, अगर उस पर दबाव डालकर खरीदेगा या उसको किसी प्रकार से भयभीत करके खरीदेगा। ये शब्द क्यों लिखे? ये शब्द इसलिए लिखे गए क्योंकि हमेशा व्यापारी एमएसपी पर नहीं खरीदेगा, नहीं तो इन शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। ये शब्द क्यों लिखे गए? क्योंकि बाजार में अगर सस्ता है सामान, अभी 4650 सरसों का भाव है, जब अगली सरसों की फसल आएगी तो इस पर वो खरीदी जाएगी, लेकिन सरसों की जब सरकारी खरीद बंद हो जाएगी तो हो सकता है सरसों 4,000 रुपये आ जाए और उस समय किसी किसान ने इस उम्मीद से रखी हो कि 5,000 बिकेगी। वो बेचना चाहे तो कोई भी व्यापारी उससे इसलिए नहीं खरीदेगा कि तुमसे मैं खरीदूंगा तो प्रोविजन ऐसा कर दिया गया कि मुझे कोई ना कोई तकलीफ होगी और इसलिए डर के मारे वो खरीदेगा ही। इसलिए किसान इससे संकट में फंस जाएगा। अभी बाजरा हमने 2150 खरीदा, सरकारी खरीद होने के बाद क्या बाजरा का भाव 2150 है? नहीं, डाउन आ गया, 1400 के आसपास है। अगर अब ये कानून हो कि उससे कम पर कोई नहीं खरीदेगा जी, तो फिर उस जो किसानों के यहाँ बाजरा बच गया उसको खरीदारी नहीं मिलेगा। तो ये जो कहने में बहुत सुंदर बात है, व्यवहार में इससे कठिनाई उत्पन्न होने वाली है। तो इस नाते से इसके जो दोनों पक्ष हैं, एक पक्ष है इसका कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में एमएसपी की गारंटी है, एक पक्ष है कि बाजार में हम जवाबदारी डालें तो वो किसानों को एक नए प्रकार के संकट में डाल सकता है। एक पक्ष है रिसोर्सेज बढ़ते चले जाना, इसकी चर्चा मैंने की है कि 6 वर्षों में 127% रिसोर्सेज पर बढ़े हैं। उससे आगे भी अगर बढ़ना है देश को तो उसके लिए और रिसोर्सेज का इंतजाम करते हुए कैसे आगे बढ़ें, ये कमेटी बैठाकर बार बार कहा है, तोमर साहब ने भी कहा है कि उस पर हम और आगे रिसोर्सेज के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हर आदमी की इच्छा होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हर आदमी की इच्छा होती है बड़े घर में रहे, हर आदमी की इच्छा होती है उसको बड़ी कार में, बड़ी चीज़ें उसके पास हो, लेकिन सारी चीज़ें उसको लिमिट कौन करता है? रिसोर्सेज करते हैं। तो रिसोर्सेज की लिमिटेशंस के साथ ही चीज़ें जो है घटित होती है। एमएसपी के साथ ही एक सवाल और खड़ा होता है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की लागू करने की बात आप लोग करते हैं, लेकिन C2+50 का जो फॉर्मूला है उसकी जो सिफारिशें लागू होनी वो नहीं हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त किसान आंदोलन में है कि C2+50 से एमएसपी नहीं मिल रही है, बहुत से किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिल पा रहा है। बकायदा धनखड़ साहब किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे तो उस समय स्वामीनाथन आयोग देखिए 50% की प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए जाएं और निश्चित रूप से वो हम इस काम पे लगे थे। मैं उस आंदोलन में बिल्कुल हिस्सेदार था और मुझे इस बात की खुशी भी है कि हम
अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में हमने शामिल कराया 50% लाभांश के साथ हम फसलों के दाम देंगे, यही लिखा था हमने अपने घोषणा पत्र में। हमने और C2 वाला उसमें हमने नहीं लिखा था, आप हमारा घोषणा पत्र देखेंगे तो 50% लाभांश के साथ हम फसलों के दाम देंगे लिखा, और हमने उसको क्रियान्वित भी किया। आज कई बार मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लोग, अब स्वामीनाथन कमीशन बनाया भी कांग्रेस ने, रिपोर्ट भी उन्हीं के समय में आई, 2006 में बना, 2008 में रिपोर्ट आई, और 14 तक उनका शासन था। उन्होंने A2+FL भी नहीं दिया, और आज उसमें से बहुत सारे लोग C2 की बात करते हैं, क्योंकि इसमें भी सारे में जो एक विषय है, वो विषय ये है कि C2 फार्मूला और A2+FL का फार्मूला जरूर एक तरह से क्लियरली जनता के बीच में जाना चाहिए। A2+FL फार्मूला ये है कि आपकी जितनी भी लागत है, मान लो आपने जमीन भी दूसरे के लिए रखी है तो उसका किराया लगा लो, ठेका लगा लो, आपने बीज के पैसे भी बाहर के, खाद के पैसे भी, घर का बीज दी, खाद भी बाहर की, पेस्टिसाइड भी बाहर के, आपने दूसरे के ट्रैक्टर से काम कराया, आपके जितना भी खर्चा है, कटाई जुताई सब आपने कराई, हर चीज़ के पैसे लगाए, जो पैसे जुड़े उस सारे का जोड़, प्लस में आपके परिवार में जो देख रेख की वो फैमिली लेबर, और उसके बाद 50% प्रॉफिट, इसके साथ ये दाम तय होता है और उसी के आधार पर दिया जाता है। C2 का मतलब है अगर किसी जमीन की कीमत 1 करोड़ प्रति एकड़ है तो 1 करोड़ रुपए का ब्याज लगाए। अब 1 करोड़ का ब्याज साधारण रूप से मुझे लगता है 1 लाख रुपए होता होगा, और 1 लाख रुपए का ब्याज और उस खेत के उत्पादन के 20 क्विंटल गेहूं पर आप उसको जोड़ोगे तो फिर उस किसान के पास मान लो 2 मशीनें भी हैं, उसकी भी पूंजी लगा के उसका ब्याज जोड़ोगे, तो उस नाते से वो जो रेट आता है उसको C2 कहते हैं। तो उस समय सारा विचार करके कि ये जो वास्तव में लागत पड़ रही है, अब आप इसको भी ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी ने एक मकान बनाया है और उस पर उसके 5 करोड़ रुपए लगे। अब 5 करोड़ का मकान जो है वो ब्याज के हिसाब से 5 लाख में किराए पर जाना चाहिए जी। लेकिन उसको किराया देने वाले 1 लाख रुपए वाले मिलते हैं। बिल्कुल। तो क्या आज जमीन का ठेका, जमीन के खेती के उत्पादन के लिए उसकी लागत के ब्याज के बराबर है क्या? C2 ये कहता है कि उसकी लागत के ब्याज के बराबर जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर वो लागत के ब्याज के बराबर नहीं है तो एक्चुअल कितनी लागत है, जितने पर ठेका उठ रहा है। तो A2+FL में ठेका जोड़ा गया है, इसलिए वास्तव में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसान की रियल कैलकुलेट हो रही है A2+FL में। इसमें एक चीज है जिसका मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में कुछ भार राज्य सरकारों ने उठाना चाहिए और उस बात को अपने यहाँ ठीक करना चाहिए। वो ये है कि हर राज्य की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है, हर राज्य में जमीन के रेट अलग अलग है, हर राज्य में लेबर के रेट अलग अलग है। बिल्कुल। भारत सरकार जो देती है, भारत सरकार देती है A2+FL पूरे देश के औसत के आधार पर। जिन राज्यों में अगर ज़्यादा है तो कुछ वहन वो राज्य सरकारें करें और वो अपने किसानों की चिंता करें, लेकिन रियल जो उसकी लागत है उसके आधार पर 50% प्रॉफिट उसको मिले, ये सुनिश्चित जो है वो इस पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इससे पहले तो 5 रुपये 10 रुपये भी बढ़ाया कर सकते। तो उस नाते से ये एक मैं कहूँगा कि बढ़ोतरी बहुत बड़ा निर्णय जिसको कांग्रेस पार्टी 6 साल अपने पैरों नीचे दबाए बैठी थी, उसको करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, किसानों की जो देहात में बैठा किसान है उसकी एक शंका, एक बड़ी शंका ये भी है कि जब सरकार उसको MSP की गारंटी नहीं देती है, लिखित गारंटी नहीं देती है, तो उसके दिमाग में शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को जो सरकारी खरीद करने वाली जो मंडियां हैं वो ना बंद हो जाए। फिर जो वो 2 एकड़ का किसान है या 2.5 एकड़ का किसान है वो अपनी फसल लेके कहाँ जाएगा, ये उसकी एक जायज शंका मुझे। और इसी के साथ एक सवाल भी हमारे दर्शकों का है, वो भी साथ ही ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ये सच है कि देश के केवल 6% किसानों को ही MSP मिल पाती है? क्योंकि 2015 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई थी और लोगों के मन में ये सवाल भी है। रणधीर साहब, तो इसका जवाब आप दें कि सिर्फ 6% किसानों को ही MSP का फायदा मिल पाता है। देखिए, मैं दोनों सवाल के जवाब देता हूँ। एक तो मैं
अभी परसेंटेज का तो मेरे पास आंकड़ा नहीं है, तो मैं उस पर नहीं कह पाऊँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताऊँगा। जिसने पसंद किया उस साथी को, देश में औसत रूप से खाद्यान्न उत्पादन अब 280 करोड़ क्विंटल है और 78 करोड़ क्विंटल की खरीद होती है, लेकिन कुल खाद्यान्न उत्पादन का 25% खरीदा जा रहा है। जी। एक आंकड़ा मैंने पहले भी दिया था कि 23 राज्यों से धान और 10 राज्यों से गेहूं खरीदा जा रहा है, जहां सरप्लस उत्पादन होता है। दूसरी बात मैं इसमें और भी जोड़ना चाहूँगा कि देश में जितना गन्ना उत्पादन है उसका भी FRP तय होता है और सामान्यतः सब मिलें उसको लेती हैं, जो किसानों को एक तरह से सरकारी रेट तय किया हुआ मिलता है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉटन है वो भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है। जब जब उसके दाम MSP से कम आते हैं तो वो MSP पर खरीदती है। और इसी के साथ साथ सरकार की एक स्कीम चलती है जिसको PSS स्कीम कहते हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम। हर राज्य को अपने यहाँ से दलहन और तिलहन खरीदने के लिए भारत सरकार 25% उसके कुल उत्पादन के खरीद के लिए पैसा देती है। अगर राज्य आग्रह करता है तो 35 और 50 तक भी जाता है। हरियाणा राज्य में बाकी पैसा हम मिलाकर 60% खरीदते हैं और कुछ राज्य सरकारें अपने बलबूते पर वो मोटे अनाज भी खरीदते हैं। जैसे हरियाणा में अभी 74 लाख क्विंटल बाजरा खरीदा, जिसमें केंद्र का सहयोग नहीं है, राज्य सरकार ने खरीदा। तो ऐसे काफ़ी बड़ी खरीद अब देश में हो रही है। और दूसरी बात, मैं पहले एक आंकड़ा कहा है कि अब लगभग जो 1 लाख करोड़ से कम खरीद का पैसा था, अब वो लगभग, अगर आप दलहन का भी मिलाएंगे तो गन्ना में इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, केवल खाद्यान्नों के बारे में और दलहन और जोड़ेंगे तो वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ये इसका व्याप काफ़ी बढ़ा है। दूसरी बात, जो ये शंका है कि मंडी बंद हो जाएंगी, ये शंका बिल्कुल बेबुनियाद है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अभी भी कुछ % व्यवसाय मंडी से बाहर हैं, हमारे FPOs कर रहे हैं, प्रगतिशील किसान कर रहे हैं। शायद इस कानून के आने के बाद ये 5% चला जाएगा, 95% अभी भी किसान मंडी में जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि ये और 10% तक पहुंच जाए। इससे मंडी में बैठने वाले व्यापारियों को शायद कुछ कम मिलेगा, क्योंकि 10% लोग बाहर जा रहे हैं, जिसकी 100% की अपेक्षा है, उसकी तुलना में उसको कम मिलेगा। लेकिन अभी भी आने वाला अगर 90% वहाँ है तो मंडी, बहुत बड़ी बात जो है मंडी चलने के बारे में है, उस पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि जो खरीद है, सरकारी खरीद है, वो सरकारें, राज्य सरकारें मंडियों में कराएंगी। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारों को उसके कारण से मार्केट फीस मिलती है। मंडी से बाहर मार्केट फीस केंद्र सरकार ने शून्य करने की घोषणा इन कानूनों ने की है, तो राज्य सरकारों को मार्केट फीस से कमाई होती है। पंजाब में 6% मार्केट फीस है, हरियाणा में 4% मार्केट फीस है। हरियाणा में गेहूं और धान की खरीद से लगभग 1000 करोड़ रुपया आ रहा है। तो हरियाणा सरकार किसी भी तरह नहीं चाहेगी कि उसके 1000 करोड़ की आमदनी कम हो, इसलिए मंडी चलाने के लिए सरकारें पूरी तौर पर लगेंगी। इसी तरह से जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो इस बार मंडियों के लिए स्पेशल रूप से एक APMC को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। 1000 से अधिक मंडियों को E-NAM से जोड़ा जा रहा है। तो सरकार की मंशा मंडियों को बंद करने के लिए मंडी सिस्टम को और मजबूत करने की है। इसलिए मंडी सिस्टम के माध्यम से सरकार की खरीद चलती है। अब मैं इस बात को ऐसे कहना चाहूँगा, इस बात को कि किसान को सरकार भी चाहिए और बाजार भी चाहिए, और दोनों रास्ते खुले रहने से ही किसान की समृद्धि का रास्ता खुलता है। अब आप ऐसे देखो, थोड़े दिन पहले कपास के दाम कम थे, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हमने इनवाइट किया हरियाणा में, तो उसने खरीदी कर ली। अब कपास के दाम ऊपर हैं तो कॉटन कॉरपोरेशन इंडिया को कोई नहीं दे रहा, सब प्राइवेट व्यापारी को दे रहे हैं। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में बासमती चावल होता है और उसमें 1509, 11, 21 कई वेराइटी है बासमती की। तो कई बार इन वेराइटियों में, अलग अलग वेराइटी में कई बार दाम बहुत अच्छा चला जाता है 5000 तक, और कई बार दाम डाउन आ जाता है। 2 मौके मुझे ऐसे याद हैं जब हरियाणा सरकार को PR के दाम पर ये खरीदने पड़े। तो इसलिए जब ऊपर की छलांग लगे तो बाजार अच्छा है और नीचे आने लगे तो सरकार अच्छी है। तो किसान को बाजार भी खुला मिले और सरकार भी मिले, और सरकार किस माध्यम से खरीद करेगी? सरकार के लिए APMC है, सरकार के लिए मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसलिए मंडी पर किसी प्रकार का असर नहीं आने वाला, मंडी वास्तव में मजबूत होने वाली है। उसके लिए नया
फंड भी सरकार जो है वो इस बार खर्च कर रही है। लेकिन फिर सवाल वही खड़ा होता है कि आप मिडिलमैन को खत्म करना चाहते हैं, आप आड़तीए को खत्म करना चाहते हैं, और आड़तीए एक बैकबोन है, एक सपोर्ट सिस्टम है किसान का, क्योंकि अगर मुश्किल वक्त में जिस वक्त उसे कुछ लेना होता है शादी ब्याह के लिए बच्चों के, तो सबसे पहला पैसा उसे आड़तीए से मिलता है। बैंक तो इतनी जल्दी लोन देगा नहीं। आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर बढ़ोगे तो जो एक छोटा किसान है वो कहाँ जाएगा, उसका सपोर्ट सिस्टम कहाँ जाएगा? देखिए, इस बात को दूसरे एंगल से भी एक बात देख लो। मैं किसान हूँ जी, और मुझे अगर बाहर अच्छा दाम मिल रहा है तो मुझे बेचने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या आप मुझे किसी का बंधुआ बना के रखोगे? नहीं। हाँ। तो इसलिए मुझे दोनों ऑप्शन चाहिए। अगर अच्छा दाम बाहर मिल रहा है, अच्छा दाम मुझे कोई और दे रहा है, कंटेक्ट खेती में दे रहा है, तो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन अभी सारा किसान इसमें नहीं जाने वाला, कुछ किसान इसमें जाएगा। किसान की आज़ादी का भी तो सवाल है ना। आप आड़ती की जितनी चिंता कर रहे हो उतनी चिंता किसान की भी कर लो। तो किसान को अच्छा दाम जहाँ मिले वहाँ उसको जाने की आज़ादी चाहिए, लेकिन जहाँ उसको सरकारी सपोर्ट सिस्टम चाहिए वहाँ वो मंडी में आएगा, क्योंकि सरकार की सारी खरीद मंडी में हो रही है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि व्यापार तो व्यापारी करता है, मंडी में भी वही करेगा, बाहर भी वही करेगा। तीसरी बात, हर राज्य सरकार अपने व्यापारियों की चिंता करती है। जब इन कानूनों की बात आई तो हमारे यहाँ के व्यापारियों ने कहा कि मंडी की मार्केट फीस का और बाहर की मार्केट फीस शून्य होने से व्यापार में बहुत अंतर आ जाएगा। हमने कहा कि सरकारी खरीद तो हम सब मंडी में करने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं, बासमती की खरीद तो बाहर होगी, तो लोग बाहर करेंगे तो हमारे पास बिजनेस नहीं आएगा। तो सरकार ने पूछा क्या करना चाहिए? बोले जी मार्केट फीस कुछ कम करनी चाहिए। सरकार ने बासमती पर हरियाणा में मार्केट फीस 1% कर दी। अब कोई बाहर से खरीद के ला रहा है, उसका इतना ट्रांसपोर्ट का पैसा लग रहा है, कोई मंडी में लेके आ रहा है तो 1% उसके लिए कुछ भी नहीं है, परचेजर को देनी पड़ती है। तो व्यापारियों ने भी खुश होकर कहा कि ये ठीक है। इसलिए उसके कारण से अपने व्यापारियों की चिंता भी सरकार करती है। और तोमर साहब ने भी जो पत्र किसानों को सौंपा है या जो कभी कहा है, उसमें ये कहा है जिस राज्य को ऐसा लगता है कि हमारे मंडी सिस्टम को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए अगर मार्केट फीस का बाहर का कैसा रखना और अंदर का कैसा रखना, ये अधिकार आप राज्यों पर छोड़ने के लिए तैयार है। वही किसानों का कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप मंडी सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हो तो आप मंडियों को ही स्ट्रेंथन कर दीजिए, हम उसमें कोई खुश हैं। फिर ये नए कृषि कानून जब हमें नहीं चाहिए तो आप सस्पेंड करने के लिए भी उन्हें मीटिंग में जब वार्तालाप हुई तो उन्हें 1.5 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए भी तैयार हो गए। फिर इनको इम्पोज करने की जरूरत क्या है? देखिए, आप गुड़गांव में मेरे से बातचीत कर रहे हैं जी, और गुड़गांव में आप घूम के आइए, 80 किसान मंडी लगी हुई है, जो किसान डायरेक्ट अपनी फल सब्जियां बेच रहा है। तो ऐसा किसान, मान लो किसी ने 306 उगाया है और वो डायरेक्ट अपना अच्छे भाव पर बेचना चाहता है, तो आपको उसको मजबूर क्यों करना? उसको डायरेक्ट ग्राहक मिल रहा है और उसको 3,500 का 4,000 का भाव मिल रहा है, तो आप मंडी में आने के लिए विवश करेंगे क्या? किसी ने ब्लैक चावल उगाया है, किसी ने ब्राउन चावल उगाया है और उसको अच्छा दाम मिल रहा है और उसको ग्राहक मिल रहा है 5,000 का, आप कहेंगे कि नहीं, आप पर डंडा चलेगा, आप मंडी जाओ फिर वहाँ से लेंगे। तो किसान की आज़ादी का भी ख्याल करिए। किसान को अगर जिस कारण से अच्छा दाम मिलता है उसको, तो हमारा प्रगतिशील किसान डायरेक्ट मार्केटिंग चाहता है, हमारा एफपीओ का किसान डायरेक्ट मार्केटिंग चाहता है। उनकी संख्या कम है, मैं मानता हूँ, उनकी संख्या हरियाणा में 1.25 लाख के आसपास है, लेकिन बाकी जो 14 लाख किसान है मंडी जाना चाहता है, जाए ना, उनके लिए मंडी खुली है, मंडी मजबूत है, 108 मंडियां हैं, उसके जो है वो परचेज सेंटर भी उसके 300 के लगभग जाकर जो है उसके परचेज सेंटर तक संख्या होती है। कभी कभी तो जब पिछली बार गेहूँ खरीदा 2000 तक हमने परचेज सेंटर बनाए थे। बहुत बड़ा मजबूत जो है एपीएमसी का मंडी स्ट्रक्चर है, लेकिन एक दूसरा रास्ता, एक अतिरिक्त रास्ता उन लोगों को ले दिया है जो प्रगतिशील किसान है, जो एफपीओ है, जो करना चाहते हैं, उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। इसलिए मैंने कहा किसान के लिए दोनों रास्ते जरूरी हैं, उसको बाजार भी चाहिए, उसको सरकार भी चाहिए। उसको केवल आप मंडी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से मत बांटो, उसको बाजार भी दे दो। फिर हमारा जो व्यापारी है वो व्यापार तो वही करता है ना साहब, बाहर भी कौन खरीदेगा? मंडी से बाहर भी अधिकतर वही व्यापार करेंगे, तो उसके नाते से उनको भी इसमें से एक अच्छी सुविधा मिलेगी। नहीं तो हमारी मंडियों में एक शब्द चलता है उचंती, शायद अजय देव जी ने सुना होगा। जी बिल्कुल। उचंती का मतलब होता है मार्केट फीस ना दिखाना। बिल्कुल। किसान से ले लिया और मार्केट फीस में दिखाया नहीं, और वहाँ उस उचंती का सिस्टम चलता रहता है। अरे आप तो आपको वैसे छूट दे रहे हैं,
ठीक बात। आप उचलती में किसी दबाव में नहीं रहेंगे, कोई अधिकारी आपको परेशान नहीं करेगा, आप कहोगे साहब मैंने तो बाहर खरीदा है, तो उस नाते से उसके लिए भी इसमें से सुविधा उत्पन्न हुई है। नहीं तो बहुत बड़ा व्यापार उचलती का चलता है, आप मंडी में जरा कैलकुलेट करिए कितनी उचलती होती है, उसको भी सुविधा मिलेगी। तो इसलिए व्यापारी की भी सुविधा है इसमें। तो इसलिए मंडी सिस्टम स्ट्रेंथन होने वाला है खर्चे के हिसाब से, मंडी सिस्टम मेंटेन रहने वाला है सरकारी खरीद के हिसाब से, व्यापारी मजबूत होने वाला है कि उचलती के झंझट में से जो उसको परेशानियां होती थी वो उसको परेशानियां नहीं होने वाली है। तो सर जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो कानून है उसको लेके एक जो बात निकल के आई है वो ये है कि व्यापारी 1 साल या 2 साल अनाज खरीदेंगे, उसको बड़े पैमाने पे खरीद के और अपने पास स्टॉक कर लेंगे ताकि मार्केट का जो भाव है वो जो व्यापारी है वो दाम बढ़ने पे अपना मोटा मुनाफा कमा सके, और जब फिर नई प्रोडक्शन आए तो मार्केट को तोड़ दे वो फिर से, कि किसान का जो मतलब किसान को वो भाव मिलने की बजाय व्यापारी उससे सस्ता खरीदिए और बहुत स्टॉक करके महंगे दाम पे बेचे अपने फायदे के लिए। वो स्टॉक को लेके जो अनलिमिटेड स्टॉक की जो बात आई है कि अनलिमिटेड स्टॉक की इसमें स्टोरेज की जो व्यवस्था है वो की गई है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है ये भी ऐसा ही है जो खड़ा किया गया है। एक तो इसमें अब अनाज इतने कम नहीं है, हमारी जो खाद्यान्न भंडार हैं वो इतने बड़े हैं या हमारे पास खाद्यान्न का उत्पादन इतना ज़्यादा है, उसका व्याप समझ लेना चाहिए। कई भाषण मैंने भी सुने कि भाई तिजोरी में रख लेंगे अनाज को, हमको तिजोरी में से लेना पड़ेगा। अब देश में ध्यान से सुनना चाहिए 280 करोड़ क्विंटल अनाज औसत रूप से पैदा हो रहा है, कभी कभी 85 उससे आगे भी जाता है। बिल्कुल। और इस अनाज का उत्पादन का मतलब है 135 करोड़ आबादी को 1-1 क्विंटल खाने के लिए दे दिया जाए तो 145 करोड़ लोगों के लिए हमारे पास सरप्लस अनाज है। अब देश में खाद्यान्नों की कमी नहीं है, किसी व्यापारी में इतना दम नहीं है कि देश के सारे खाद्यान्न को खरीद कर और वो भाव बढ़ा दे। सरकार इसका मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया 25% लगभग खरीद रही है, उसके लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करती है जी। तो किसी व्यापारी में एक तो इतना दम नहीं है, इतने सरप्लस की इकोनॉमी में वो ऐसा व्यवहार कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें मर्यादा लगाई गई है, उसमें लिमिट्स लगाई गई हैं। और लिमिट्स ये हैं कि जो भी बागवानी के उत्पादन हैं, चाहे वो फल हैं चाहे सब्जियां हैं, अगर फसल आते समय उनका भाव 20 रुपये किलो है और अगर महंगाई बढ़ के 40 पहुँच जाता है तो सरकार अपनी सारी स्टॉक करने की छूट वापस ले लेगी और उनसे वो उत्पाद भी ले लेगी उस कीमत पर, जिससे किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहे, लोगों को महंगा सामान ना मिले। दूसरी बात, जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे खाद्यान्न है, दलहन है, तिलहन है, अगर इनमें कोई स्टॉक करता है और मान लो उत्पादन के समय इनका भाव, हमारी दालों का भाव 40 रुपये था, तो अगर वो 60 रुपये हो जाता है तो उसी समय उसको भी स्टॉक की सारी जो छूट है वो वापस ले ली जाएगी। ये मर्यादित छूट है, विद इन लिमिट्स है, अनलिमिटेड नहीं है। ये अनलिमिटेड का प्रचार गलत है। तथ्य और सत्य की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आई एम श्योर मेरे साथी अजय दीप भी इस बात पर मेरे साथ अग्री करेंगे कि क्या आप मानते हैं कि आप लोगों को समझा नहीं पाए हैं नए कानूनों को लेकर, जो भ्रांतियां इतनी खड़ी हो गई हैं, आशंकाएं हो गई हैं, इतने महीनों से अब किसान आंदोलन चल रहा है। इनफैक्ट एक दर्शक है मनीष, उनका भी ये सवाल है कि क्या किसानों के इस आंदोलन का कारण ये है कि आप अच्छे से लोगों को समझा नहीं पाए? और नौजोन जी, अगर देखा जाए तो सितंबर में जब कानून बने, उसके बाद से कहीं भी सरकार की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस तरह के सेमिनार नहीं किए गए, उस तरह की जागरूकता अभियान नहीं चलाए गए। ये तमाम चीजें जब उभर के सामने आई, जब किसान पंजाब से चल के हरियाणा, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि हम लोग तो बैठे थे धरनों पे, हमारे पास आते बात करते, हम तो ट्रैक पे बैठे रहे, हमारे पास कोई नहीं आया। शायद इस आंदोलन की यहाँ तक ये नौबत ही नहीं आती जो आज डेडलॉक बन चुका है। ये पहले तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वास्तव में इन कानूनों के बारे में जितना बड़ा जन जागरण पहले
होना चाहिए था उतनी मात्रा में हुआ होता तो आंदोलन का इस प्रकार का व्याप नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, आप इसे खुले मन से कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारी गलत बातें, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, जमीनों के बारे में बताई गई, एमएसपी के बारे में बताई गई, मंडी के बारे में बताई गई, तो जो दूसरा पक्ष था वो ज़्यादा पहुँच गया और उसने शंका उत्पन्न कर दी। इसलिए मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि ये आंदोलन अंदेशे पे है, संदेशे पे नहीं है, कि शकों पर है, शंकाओं पर है, जो उसमें से मैसेज है, जो उस पर सत्य है, जो तथ्य है, उस पर नहीं है। और इसलिए अभी भी उपाय तो यही है कि सत्य और तथ्य लोगों तक इसके पहुंचने चाहिए। उसी के प्रयास में अनेक प्रकार के बाद में प्रयास हुए हैं, नहीं हुए, लेकिन जब एक बार शंका मन में हो जाती है तो उसको उतरने में भी थोड़ा समय लगता है। तो उस नाते से ये जो तथ्य प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा, संसद में कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि भाई बिल के कंटेंट पे बात करो, बिल में कमी क्या है ये बताओ। लोग अब बिल पर बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बिल पर बात हो, कानूनी उसके जो भी अलग अलग धाराओं पर बात हो, तो उसी में से वो तथ्य और सत्य आम जन तक जाएगा, किसान तक जाएगा, और उसी में से जो उसके मन में शंकाएं उत्पन्न हुई वो दूर होंगी। और उसी के प्रयास में आप दोनों की वार्ता जो आज हो रही है, मैं आपका धन्यवादी हूँ कि इस वार्ता के लिए आप दोनों ने समय दिया। तो उस नाते से मुझे लगता है कि हम कुछ और तथ्य और सत्य किसान भाइयों तक पहुँचाने में सक्षम होंगे। इतनी जो वार्ताएं हुई हैं कृषि मंत्री के साथ, उसमें बिल के अहम पहलुओं पर चर्चा भी हुई। चर्चा के बाद जैसे आपने खुद कहा कि तोमर जी ने कहा कि एसडीएम वाली बात है तो उसको और पुख्ता किया जाएगा कि वाद विवाद को सुनिश्चित किया जाए कि किस तरह से सुलझाना है, टाइम फ्रेम उसका सेट हो, मंडियों की बात हो, एमएसपी की बात हो। लेकिन आज हम फिर से एक सिचुएशन वो डेडलॉक वाली आ खड़ी हुई है। अजय दी बात, हाँ अभी एक बात पूछना चाहूँगा कि किसान संगठनों के तले संगठित होते चले गए, जब वो दिल्ली के बाहर आके बैठे उसी दौरान कुछ बड़बोले बयान भी बड़े कुछ नेताओं के आए जिन्होंने खालिस्तानी तक कहा गया। इसको आप कितना जायज मानते हैं? आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी से किसानों में और ज्यादा एकजुटता बढ़े? देखिए, गुस्सा भी आया, स्वाभाविक सेंटिमेंट्स स्वाभाविक। इसको आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ कहूँ कि मान लो हमारे पास एक लड्डू है जी, अब वो लड्डू है लेकिन उसमें एक काली मिर्च भी है जी, तो है तो किसान आंदोलन, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर आए जिन्होंने जो है 26 जनवरी को खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। वो किसान आंदोलन की आड़ में आए। सारे आंदोलन को खालिस्तानी कहना बिल्कुल गलत बात है, ये किसानों का आंदोलन है। लेकिन कुछ लोग तो आ ही गए और कुछ लोगों ने किसान आंदोलन का लाभ उठाकर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा भी फहराया और पूरे देश को इसकी पीड़ा हुई, इसका दर्द हुआ, पूरे देश में इसका सेंटिमेंट भी जगा और किसान भाई भी इसके लिए जागरूक थे, जागरूक हुए। 25 रात का भी आपने वो नज़ारा देखा जब मंच पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया, पूरे देश के सामने था। तो उस नाते से मैं ये नहीं कह रहा कि सारा किसान आंदोलन ऐसा नहीं, लेकिन किसान आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व आए जिससे किसान आंदोलन की छवि पर भी दिक्कत आई, कठिनाई आई। और इसी प्रकार से कुछ और लोग भी आए, ऐसे सब जो लोग भिन्न भिन्न धाराओं में बंद हैं उनके छुड़वाने के बोर्ड लेकर भी आके बैठे। वो सारा किसान आंदोलन नहीं है कि कुछ लोगों ने उस तरह से भी किसान आंदोलन का यूज करने की सोची। तो किसान आंदोलन में भी नाना प्रकार के तत्व आए। किसान भाई भी इससे आंदोलन करने वाले जत्थेबंदियां भी सजग हुई, वॉलेंटियर्स भी खड़े किए। लेकिन इस तरह से सारे आंदोलन के लिए शब्द कहना वो बिल्कुल अनुचित है, वो बिल्कुल अमर्यादित है। लेकिन किसान संगठन भी इस बात से बिल्कुल चिंतित भी हैं और परेशानी भी हुई है और किसान संगठन ने नकारा भी बिल्कुल कि वो हमारे नहीं हैं। और मुझे लगता है कि इस बात पर किसान जत्थेबंदियों को अड़ग भी रहना चाहिए। ऐसे तत्वों को छुड़वाने, आगे बढ़ने, वकील करने का काम नहीं करना चाहिए जिन्होंने किसान संगठनों की छवि को खराब किया। या अगले दिन जिनको बताया गया कि फोटोएं दिखाई गई बीजेपी नेताओं के साथ, वो तो बीजेपी के थे, कोई और थे, अब उनके लिए वकील नहीं करने चाहिए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन की छवि को भी खराब किया है। ये बात किसान जत्थेबंदियों के लिए भी है। और ऐसे तत्व जो है वो किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन को एक तरह से ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जिससे आंदोलन की भी छवि खराब होती है।
और बाकी किसी को भी पूरे आंदोलन को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब है कि वो आंदोलन की सेंसिटिविटी को, संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे हैं। वो ऐसी अमर्यादित भाषा बिल्कुल वांछनीय नहीं है। लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा और शब्दों का प्रयोग अभी भी हो रहा है। हाल ही में ये हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बयान आया जिसको लेकर बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी। क्या आपको नहीं लगता ये बहुत इनसेंसिटिव है इस तरह के बयान? किसानों की बात कहते हुए वो हंसते नजर आए थे। हाँ, मतलब इतना हल्के में आप किसी की भी मौत और जिंदगी के बारे में कैसे बात कर सकते ये हैं? बहुत ही संवेदनशील विषय है और आंदोलन में किसी का भी इस प्रकार से मैं कहूँगा कि चले जाना वो सबको आहत करता है। और जो ही उनका वो बयान आया उनको कहा गया, उन्होंने उसी दिन शाम को उस बारे में अपनी जो है दूसरा बयान जो है जारी किया। और हम सबको ऐसे विषय में संवेदनशील रहना चाहिए। सर, दिल्ली की ओर के 3 मुख्य रास्ते बंद हैं। इस वजह से हर रोज लगभग 10 लाख युवा और सब्जी उत्पादक परेशान हैं। ये सब्जी उत्पादक वो हैं जो आजादपुर की सब्जी मंडी में अपनी सब्जी बेचने के लिए हर रोज आते हैं। ये युवा वो हैं जो दिल्ली और एनसीआर की कंपनियों में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर पानीपत से, सोनीपत से, रोहतक से, झज्जर से, बहादुरगढ़ से, बड़ौद से, बागपत से, मेरठ से कोई युवा नोएडा की कंपनी में जॉब के लिए आता है तो उसे रास्ता बंद मिलता है। जो सफर वो सोनीपत, हम मान के चले कि सोनीपत से नोएडा का सफर वो करीब 1.25 घंटे में तय करता था, वो गांव के छोटे रास्ते से निकल के आता है, कहीं से लंबा घूम के आता है। यानी कि जिंदगी अस्त व्यस्त। वो 3.5 घंटे में अब नोएडा आ रहा है, यानी 7 घंटे उसे आने और जाने में लग रहे हैं। इतनी एक परेशानी है तो उसको देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि जब मुख्य रास्ते बंद है तो कम से कम जो छोटे रास्ते हैं उन पे सुगम ट्रैफिक चले, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए? देखिए, आंदोलन का अधिकार है लेकिन सारे देश के सब लोग समझते हैं कि आंदोलन का अधिकार किसी को भी तकलीफ देने का है और इस बात को किसान बनते बनते से भी ध्यान में करना चाहिए। हमारे बहादुरगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया बंद है जी, लगभग 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, सबका काम ठप पड़ा है, बिल्कुल सबकी हालत बहुत खराब हो गई। कुंडली में भी कई यूनिट का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, सोनीपत का अपना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ का सारा इंडस्ट्रियल एरिया बंद है, जिसके कारण से वहाँ के जो मजदूर हैं उनको दिक्कत है, जिसके कारण से वहाँ के ट्रांसपोर्टर्स को दिक्कत है, जैसे आपने कहा सब्जी विक्रेता को दिक्कत है, छोटी नौकरी करने वाले नौजवानों को दिक्कत है। मुझे लगता है कि इस चर्चा से जत्थेबंदियाँ भी समझेंगे और सरकार ने बार बार आग्रह भी किया कि आप एक सुरक्षित स्थान पर जहाँ से बाकी लोगों को कठिनाई नहीं हो उस स्थान पर आंदोलन करने का आपका हक है, आप करिए। और ये इसके कारण से, इस लंबे समय के कारण से बहुत परेशानी वहाँ के स्थानीय नागरिकों को हो रही है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो भी इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक हक के रूप में आंदोलन की मांग करता है कि मुझे आंदोलन करने का हक है, वही दूसरों के को होने वाली कठिनाइयों ना हो उस शांतिपूर्ण आंदोलन में, इसकी विवेकशीलता दिखाने की भी जरूरत है। आपने कहा कि क्योंकि किसान आंदोलन इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है, आप कह रहे हैं कि इन कृषि कानूनों से आने वाले समय में किसानों के हालात बेहतर ही होंगे। तो एक जो व्यूअर है सूरज, उनका ये सवाल है कि किसानों के हित वाला कानून आने में फिर इतना समय क्यों लगा? और फिर दूसरी बात मैं ऐड ऑन ये कर रही हूँ, आप अभी बात कर रहे थे कि हम एक कमेटी बना सकते हैं, तो क्या हम फार्मर ट्रिब्यूनल जैसी बात नहीं कर सकते कि एक ट्रिब्यूनल बन जाए? नहीं, वो तो किसी भी रूप में जा सकते हैं, जैसे पहले कमीशन बने हैं, कमेटी बने, उसके रिकमेंडेशन आ सकते हैं, उस पर जा सकते हैं। इसमें सरकार, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारी कोई बात अंतिम है, ऐसा नहीं है, हम ही सबसे अच्छा सोचते हैं, ऐसा नहीं है, सुधारों की बात को हम ज़्यादा स्वीकार करते हैं। तो उसमें से तो जिस भी प्रकार की बात आए उस पर आगे जाया जा सकता है, उसमें कोई वो बात नहीं है। और जो सुधार की बात है, देखिए वो तो एक सतत प्रक्रिया है, लगातार बातें चलती रहती हैं। बहुत, मैं 5 साल कृषि मंत्री था, अनेक बार उस मीटिंग में जाता था जिसमें APMC एक्ट में सुधार के लिए भी बातों के लिए बात होती थी। तो उस नाते से कि भाई ये सुधार हो, इसको मैं उस समय एक एग्जाम्पल देता भी था, समझता भी था, आज फिर से मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। हमारे यहाँ दुजाना एक गाँव है, वहाँ पर बावरिया समाज के लोग प्याज का व्यापार करते हैं, थोक में प्याज लेकर आते हैं ट्रकों में भरकर और ट्रॉली में भर के, और वो उसको सड़कों के किनारे बेचते हैं और छोटे दुकानदारों को देकर आते हैं। अगर केवल APMC एक्ट के तहत बात की जाए तो उनको लाइसेंस मिलना, 1-2 करोड़ की मंडी में दुकान मिलना और भिन्न भिन्न प्रकार की बाकी सब
चीज़ें पूरी करना शायद उन बावरिया समाज के लोगों के लिए संभव नहीं हो, लेकिन नया कानून उनको ये व्यापार करने की छूट देता है। किसी भी किसान को सड़क किनारे अपने खेत के किनारे बेचने की छूट देता है। अब कोई भी मार्केट कमेटी का अधिकारी वो डंडा लेके नहीं जा सकता। इसलिए ये बहुत बड़ी आज़ादी बहुत लोगों के लिए है। इसलिए ये जब भी मैं उसकी बात सोचता था, उस मीटिंग में जाता था, ये आया तो मुझे लगा कि उन लोगों के लिए आसान हो गया है। तो ऐसे जो एफपीओ बनाकर जो साधारण व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए इसमें से आसानी हुई है। लेकिन इसमें से जितनी भी शंकाएँ थी, कई शंकाएँ किसान भाइयों ने सही शंकाएँ उठाई कि उन्होंने कहा कि व्यापारी अगर भाग गया तो हमारा माल लेकर, तो उसमें कहा गया कि रजिस्ट्रेशन का अधिकार राज्य सरकार को देते हैं। एक कोई व्यापार करके और व्यापार की उसको ही ना बताए तो उसका व्यापार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो जब तक ई सिस्टम प्लेटफार्म तैयार नहीं होता तो वो प्लेटफार्म जो है उसकी बजाय वो हार्ड कॉपी पर हो सकता है, दफ्तरों में उसके रजिस्टर लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे जितने भी सवाल आए, लेकिन अब जो घटनाक्रम है उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये ज़्यादा आंदोलन अब राजनीतिक हो। हाँ, मैं उसी सवाल पर आई। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया है? हाल ही में एक बयान आया एक किसान नेता का जहां ये कहा गया है कि आप किसी भी काले चोर को वोट दे दें, इस तरह के जो बयान है, लेकिन बीजेपी को वोट ना उन्होंने बकायदा पार्टी का नाम लेके बोला है। हाँ। नहीं, इससे पहले भी कितलाना के एक सभा में मैंने राज्यपाल जी का भाषण सुना कि हमने बादल साहब को केंद्र सरकार से वापस करा लिया, राज्य सरकार से आप जो है हमारे पार्टनर को जो है उनको बीजेपी वालों को वापस कराओ, सरकार गिराओ। अब ये किसान आंदोलन की बजाय उस प्रकार के रास्ते पर चल पड़ा। ये तो बहुत ही गजब की मैं कहूँगा कि बात की गई, चाहे काले चोर को दे दो। अब हम सोच रहे हैं वो काला चोर है कौन, जो 6 साल तक स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाए बैठे रहे, या जो राजस्थान में बाजरा नहीं खरीद रहे थे, या पंजाब में भाव नहीं दे रहे गन्ना किसानों को हरियाणा जितना, या मुआवजा नहीं दे रहे। हम जो मुआवजा यहाँ पर 12,000 दे रहे, लगभग 6200 करोड़ से अधिक का मुआवजा हम दे चुके हैं, और वो वहाँ पर 8,000 रुपये भी प्रति एकड़ नहीं देते। या उनकी बात कर रहे हैं जो 1.5 रुपये के चेक किसानों को मुआवजा के दिया करते थे, इन्होंने A2+ भी FL भी नहीं दिया, क्या उनकी बात कर रहे हैं? तो ऐसे लोग जिन्होंने ना कोई भावांतर भरपाई किसी को दिया, ना कोई, जो किसान उस समय फेंक कर जाता था आलू टमाटर अपनी सड़क पर, हमने तो सब्जी वाले किसानों के लिए भी जो है बीमा लेकर आए हैं 30 से 40 हज़ार का, क्या उनकी बात कर रहे हैं? उन्होंने कभी उनको बीमा नहीं दिया। अटल जी किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आए थे, मोदी जी पशुपालकों का क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं, इंटरस्टेट भी कोऑपरेटिव का तो 0% यहाँ किया हुआ है। तो क्या उनकी बात कर रहे हैं कि जो 18% तक का ब्याज कभी लिया करते थे? तो ऐसे कौन से काले चोरों के पक्ष में जा रहे हैं? ये जरूर आम किसान इस बात पर विचार करेगा कि ये किस दिशा में अब जा रहे हैं। जितने मुद्दे किसान जत्थेबंदियां लेकर चली थी नवजोत जी, उन सब का उत्तर सरकार ने बहुत विनम्रता से हर वार्ता में दिया, लिखित में आम जनता को भी दिया। और उसके बाद जब इनका दुराग्रह बढ़ता चला गया तो तोमर जी ने जैसे संसद में कहा कि किसान जत्थेबंदियों के आदर के लिए, शुरू में ये बात नहीं थी, वापिस कर आदर के लिए ये भी माना कि चलो हम 1.5 साल इसको जो है अभी रोक लेते हैं, आपके आदर के लिए, आपके सम्मान के लिए। आप कह रहे हैं किसान जत्थेबंदियों को बैंड बजाते हुए ट्रैक्टर पर अपने अपने गांव लौटना चाहिए था। उनकी विजय हो चुकी थी, अपनी विजय के अवसर को वो चुके हैं। लेकिन अब भी एक अवसर है, सरकार कह रही है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, अच्छे मन के साथ, समाधान के मन के साथ। वही मेरा सवाल है कि ये जो इतने दिनों से अब डेडलॉक बन चुका है, इस डेडलॉक को कैसे खत्म करना है, कैसे दोबारा बातचीत के दौर बंद हो चुके हैं। हाँ, अब ये बातचीत के दरवाजे नहीं खुलेंगे तो हल कैसे निकलेगा? ना सरकार ने कोई पहल की है, ना उधर से कोई पहल हो रही है। आज बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं। हर रोज किसान संगठन एक नए अपने रणनीति बनाते हैं और नए कार्यकलाप की घोषणा करते हैं। उसमें चाहे वो रेल रोको रहा या कुछ भी, जितने भी उनके आयोजन, हाँ, या महापंचायत, उससे रास्ता उससे भी लोग परेशान हैं। देखिए नवजोत जी, अजयदीप जी, रास्ता एक ही है। सरकार ने एक प्रपोजल दिया कि भाई हम जो भी आप सुधार लेकर आए हो हम सबको स्वीकार करते हैं। आप सुधार पर ही इसकी विजय हो गई थी वैसे तो, लेकिन उससे अगली बात आ गई कि नहीं वापस लो, अब तो हम इस दुराग्रह पर आ गए हैं। तो सरकार ने कहा कि चलो हमारा एक हिस्से का किसान इस बात का आग्रह कर रहा है
चाहे दुराग्रह भी कर रहा है, हम स्वीकार करते हैं कि 1.5 साल तक हम इनको जो है लागू नहीं करेंगे, उसके बाद लागू करेंगे। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, तैयार हो जाओ, बाद में लागू करेंगे। और ये प्रपोजल देकर उनको भेजा। जिस दिन भी किसान, ये बहुत बड़ी जीत है, छोटी जीत नहीं है। मैंने अपने जीवन काल में किसी किसान आंदोलन की इतनी बड़ी जीत नहीं देखी कि इतनी संजीदा के साथ सरकार ने मन से बातें सुनी और स्वीकार की और जनता के बीच में जाके रिजल्ट दे दिया कि हम ये करने को तैयार हैं। उनको भी दे दिया, संसद में भी दे दिया। तो बहुत बड़ी जीत है। जैसे मैंने कहा कि इतनी बड़ी जीत तो बैंड बाजे के साथ ट्रैक्टरों पर जाना चाहिए था कि हम जीत कर आए हैं, लेकिन अभी भी वो रुके रहे। लेकिन अभी भी एक बात है, अगर वो समाधान के मन के साथ, इस मन के साथ कि हमने समस्या का निदान करना है, समाधान करना है। जिस दिन भी किसान बंधु बैठेंगे, सरकार ने कहा है कि हम तो वार्ता के लिए तैयार हैं, हमने एक प्रपोजल देकर उनको भेजा हुआ है। जिस दिन भी समाधान मन के साथ बैठेंगे, उसी दिन समाधान हो जाएगा। बड़े मन के साथ जिस दिन बैठेंगे, उसी दिन समाधान हो जाएगा। सरकार ने तो बड़े खुले मन से, आदर के साथ हर संशोधन स्वीकार, और उसके बाद ये भी कि आदर के लिए आप कह रहे हैं, चलो कानूनों में कमी नहीं है, लेकिन आपके आदर के लिए हम 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं। आप दरवाजे पर जाइए, एक बड़ी जीत का ऑफर आपको दिया हुआ है, उस जीत को स्वीकार करके आगे बढ़ना बड़े मन के साथ, ऐसे मन के साथ जिसमें से रास्ता निकले। ये किसान बंधुओं के, किसान जत्थेबंदियों के पाले में बात सरकार ने दी है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समाधान का मन बनाकर अगर आप टेबल पर आते हैं तो इसका हल निकलेगा। तथ्य सत्य किसान आंदोलन पे इस पर हमने आज चर्चा की, लेकिन बात वही है कि ये जो डेडलॉक बना है, इससे बातचीत का रास्ता कैसे निकले, समाधान निकालने का मन बनाकर अगर किसान जत्थेबंदियां, ओम प्रकाश धनखड़ भी कह रहे हैं, अगर टेबल पर आती हैं तो इसका हल जरूर निकल जाएगा। अब कितनी जल्दी मन बनाकर टेबल पर बातचीत के लिए बैठते हैं, इसका इंतजार हमें भी है, और शायद इस वक्त देश के सभी लोगों को, जनता को भी है, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन जो इतने महीनों से चल रहा है, अब किसी नतीजे पर पहुंचकर उसका हल निकलना बेहद जरूरी है। आप दोनों का मैं इस चर्चा के लिए जो है आभार व्यक्त करता हूं कि सवाल जो श्रोताओं के, दर्शकों के थे और जो सवाल किसानों के थे, आपने उठाए। आप दोनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं इस विमर्श के लिए, इस चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच। और हमें भी उम्मीद है कि आप इस बातचीत के दरवाजे खोलें, ताकि जो किसान आंदोलन है अब उसकी बातचीत जो है आगे बढ़े और एक बहुत ही अच्छे माहौल, एक रिजल्ट, किसान भी खुश होकर अपने घर को लौटे, और ये दोबारा से जो एनसीआर का जो जीवन रुक सा गया है वो भी अपना पटरी किसानों का भी जो जीवन रुका हुआ है वो भी अब आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आपको ये पहल अब करनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार ने बार बार कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, कृषि मंत्री जी ने भी कहा है कि हम कोई आखिरी बात नहीं सोच पाते हैं। जो भी चर्चा में अच्छी बातें आते हैं सबको स्वीकार करते हैं। और बिल्कुल किसान भाइयों की, जत्थेबंदियों के वार्ता के लिए उन्होंने बार बार कहा है कि भाई आप, जैसे आज आपने कहा, मैंने कहा कि ऐसे मन के साथ जो समाधान वाला मन होता है, जब बैठेंगे तो समाधान मुझे नहीं लगता कोई भी दूर है। और इसी मन के साथ ही जाने से समाधान हुआ करते हैं। तो एक बड़े मन के साथ कि हमने समाधान की तरफ जाना है, आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छाई की तरफ जो रास्ता जा रहा है, निश्चित रूप से परिष्कार की तरफ, बेहतरी की तरफ, वो और अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। सभी श्रोताओं को, किसान भाइयों को राम राम।